नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अनिका अपने पूरे ही स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम के साथ अब उन कुछ वीडियो को एक दूसरे को दिखाते हैं और उनके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर भूमिका से उन्हें सबको एयरपोर्ट्स देती है ताकि बोटनी डिपार्टमेंट में हो रही हर हलचल को वो अपने एयरपोर्ट्स के द्वारा सुन सके। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विकास सनाप अनिका और रोहित के बारे में कुछ न कुछ बोलने लग जाते हैं, जिसके लिए पहले भूमिका उसे अच्छी तरह से लताड़ती है, लेकिन उसके बाद अब अनिका भी जब उसके बोलने की हद हो जाती है तब वह अनिका भी उसे अच्छी तरह से लताड़ती है और कहती है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है इंस्पेक्टर विकास कि आपका दिल्ली के मिशन में कितना कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इससे ये मेरे से ज्यादा अब कौन ही जान सकता है, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही तो इंस्पेक्टर अब्बास भी अनिका की तरफ ही देखने लग जाते हैं। वो अब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अनिका ने इंस्पेक्टर विकास के बारे में ये सब क्यों कहा है, आखिर उसे कैसे पता है। फिर वो यही सोचते हैं कि हो सकता है शायद किसी ने अनिका को इसके बारे में बताया, इसलिए अब वो इस बात को एक बार हैरान होकर अब उसे इग्नोर करने की सोचते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर उनके लिए इस बात से ज्यादा कुछ और भी इम्पोर्टेंट था। अनिका अभी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहती है कि भूमिका ने ऑलरेडी हमारा काम सच में काफी ही कम कर दिया है। अब हमें उन लोगों के ब्लड सैंपल भी मिल जाएंगे और हम आगे की प्लानिंग को भी आगे शुरू कर सकते हैं। और हाँ, इस बार हमें मेंटली इमोशनली भी अब स्ट्रोंग रहना होगा। कॉलेज के पानी के साथ साथ हमें वहाँ के फूड से भी अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के पानी में तो कुछ ना कुछ है, लेकिन अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कॉलेज में काम करते वक्त हमें वहाँ कॉलेज में किसी भी प्रकार के खाने को भी नहीं खाना चाहिए। ये कहते हुए ही अनिका अब सभी से कहती है कि क्या किसी और के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है जो उसे यहाँ आज की इस मीटिंग में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज वो सबके साथ साझा करे, क्योंकि इससे हमें हमारे इस मिशन के लिए जरूर हेल्प मिल सकती है। अनिका के इस सवाल पर अब सभी नामे अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग थे जिसके पास जो भी कुछ था वो सब अब तक अपनी सारी ही इन्फॉर्मेशन अच्छे से अनिका तक पहुँचा चुके थे। अब सबकी तरफ देखकर जब अनिका को महसूस होता है कि अब इससे ज्यादा किसी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब अनिका कहती है ठीक है, फिर आप सभी इन एयरपोर्ट्स को उठा लीजिए और ध्यान रहे सब इनका यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही है। सभी एक दूसरे को अब गुड नाइट बोलकर मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते हैं। अनिका भी अब अपने रूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका का आज का दिन सच में ही ज्यादा हेक्टिक था, क्योंकि अनिका पहले तो राजमहल में वहां पर रोहित के साथ उस मीटिंग में गई हुई थी, उसके बाद वो उस औरत से मिलने के बाद और अब ये मीटिंग, इसलिए अब अनिका सच में बहुत ही थका हुआ सा महसूस कर रही थी। इसलिए अब अनिका को भी लेटते ही कब अपने बेड पर जाकर नींद आ जाती है उसे भी एहसास नहीं होता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इधर स्वाति की गुफा में अब तक स्वाति मल्होत्रा रोहित का ऑपरेशन कर रही थी, क्योंकि किंग के द्वारा अभी उसका ब्लड अरेंज हो गया था, इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा को अब रोहित के ऑपरेशन को अच्छी तरह से करना था। तो उसे पता चला कि रोहित की बॉडी में जब स्वाति मल्होत्रा रोहित के का ऑपरेशन कर रही थी तब उसकी बॉडी के ब्लड से उसे पता चलता है कि रोहित की बॉडी में भी कोई केमिकल है, और उसी केमिकल की वजह से ही रोहित की बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। स्टैचू ने अब स्वाति से कहा कि आप इसका एंटीडोट बनाइए, मैं रोहित सर को संभाल लूंगी, क्योंकि सबसे पहले हमें रोहित सर के इस केमिकल के लिए एंटीडोट बनाना होगा, क्योंकि जब तक इनके शरीर में एंटीडोट नहीं जाएगा तब तक इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं होगा। इसलिए आप युवराज के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें संभालती हूँ, तब तक आप जाकर एंटीडोट तैयार कीजिए, उन्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस यू। स्टैचू की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि ठीक है, वैसे तो ऑपरेशन पूरा हो गया है, तुम यहीं रहना, एक इंजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि रोहित की हार्ट रेट गिर रही है तो तुम इस इंजेक्शन को बिना देर किए उसे उसकी ड्रिप में लगा देना।
ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा भी अपने हाथों से अपने ग्लव्स को निकालती है और फिर उसके बाद स्वाति मल्होत्रा अब रोहित के ब्लड सैंपल को अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को भी अब उसके ब्लड सैंपल के लिए एंटीडोट्स जल्द से जल्द तैयार करना था। उसके ब्लड को ले जाकर अब स्वाति मल्होत्रा अपनी लैब में उसे ले जाकर अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ स्टैचू भी अब रोहित को ही ऑब्जर्व कर रही थी। वहां दूसरी तरफ अब तक रोहित के पैलेस में अपने रूम में सो रही अनिका की जब अचानक से आंखें खुलती है तो उसने सोचा कि पहले मैं जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाती हूँ। आज अनिका की आंखें थोड़ा सा लेट खुली थी, लेकिन उसने देखा रोहित अभी भी उसके पास नहीं था। एक पल के लिए तो उसे बुरा लगा, क्योंकि वो रोहित को सच में मिस कर रही थी। लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि रोहित ने तो उसके लिए वो लेटर छोड़ा था कि वो इंपीरियल ग्रुप के लिए कुछ दिन के लिए बाहर ही रहेगा। इसलिए अब वो अनिका फिर से सोचती है कि उसे फिर शावर ले लेना चाहिए और वो जल्दी से उठकर अपने डेली रूटीन के काम करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। अब वो जल्दी से अपने बेड से उठकर शावर लेने चली गई थी। कुछ ही देर के बाद जब वो वापस से बाथरूम से आती है तो वो जल्दी से रेडी होने के बाद अब अनिका नीचे बेसमेंट में चली जाती है। अनिका के फोन में रॉबिन ने उसे कुछ फोटो भेजी हुई थी जो उसे कल ही मिली थी, जिसके जरिए ही उसने देखा था कि ये लोग किसी केमिकल से अटैक करने वाले हैं। क्योंकि रॉबिन से जितना बन पड़ रहा था उसने उतनी ही सारी इन्फॉर्मेशन अनिका को दे दी थी, जिससे अब अनिका एक कंक्लूजन तक पहुंच चुकी थी कि शायद वो अब इस केमिकल से अटैक करेंगे। और उसे रॉबिन ने भी कहा था कि उसे इसके लिए एक एंटीडोट भी बनाना चाहिए। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि अनिका के पास सच में ही काम बहुत ही ज्यादा है और उसके पास वक्त बहुत ही कम है, क्योंकि अनिका को सच में अब इन सब चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा तैयारियां करनी थी। इसलिए अब अनिका सीधा ही ज्यादा कुछ न सोचते हुए लैब की तरफ बढ़ जाती है। लैब में जाने के बाद अब अनिका वहां पर एनी से कहती है, एनी तुम्हें ढेर सारे वॉइस चेंजर डिवाइस बनाने होंगे, क्योंकि अब हमें बहुत सारे एआई वॉइसेस की जरूरत पड़ेगी। और हाँ, एक ऐसा बैंड भी बनाना होगा जिससे वो केमिकल को डिटेक्ट कर सके, क्योंकि सबसे पहले तो हमें उस केमिकल को ही डिटेक्ट करने के लिए एक बैंड चाहिए होगा, क्योंकि हम अपनी टीम के लिए किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि उस बैंड के द्वारा हम उस केमिकल को अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसका स्प्रेड कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं। अनिका की ये बात सुनकर अब एनी कहती है कि ओके मैडम, हो जाएगा डेफिनेटली। अब अनिका रोहित के क्लोन को कहती है कि अब तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि कल ही एनी ने रोहित के क्लोन को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया था और अनिका ने उसे कॉलेज में जाने के लिए पूरी तरह से ट्रेन भी कर दिया था। इसलिए अब अनिका उस क्लोन के पास जाकर उसे कॉलेज में जाने के लिए कहती है। अनिका की ये कमांड सुनकर अब वो क्लोन भी लैब से निकलकर जाने लगता है। अब अनिका एनी से कहती है, तुम अपने काम में लग जाओ और जॉन तुम्हारी हेल्प कर देगा, क्योंकि इस काम के लिए तुम्हें जॉन की जरूरत होगी। ये कहते हुए ही अब अनिका लैब से बाहर निकल जाती है। अनिका को पता था कि आज उसे पेरिस हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि उसे शीला मौसी ने कॉल किया था। इसलिए उसने भी शीला मौसी से मिलने के लिए हाँ कह दिया था। तो इसलिए आज उसे अपने कमिटमेंट के अनुसार शीला मौसी से मिलने के लिए जाना था। शीला मौसी से मिलने के लिए अनिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो हॉस्पिटल के लिए ही निकल जाती है, क्योंकि अनिका ने सोचा पहले वो शीला मौसी से मिल लेती है, उसके बाद ही वो अपने काम में कंटिन्यू करेगी। वहां दूसरी तरफ अब तक राजीव गुलेरिया के पैलेस में इधर शीला भी पूरी तरह से रेडी हो गई थी, क्योंकि उसे आज हॉस्पिटल में जाना था। वो अपने अब रूम से जल्दी से निकलकर अब राजीव गुलेरिया के पैलेस से निकलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वो उसका तो इंतजार आज खत्म होने वाला था, क्योंकि आज वो सच में अनिका से मिलने वाली थी और वहीं से ही उसे अपने प्लान को शुरू करना था। इसलिए वो भी बिना वक्त गवाए जल्दी से अब पेरिस के हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। इधर रोहित के पैलेस में अपने रूम में लेटी हुई रेखा मौसी को अब तक होश आने लगा था, क्योंकि जब रोहित के ऊपर हमला हुआ था तो उसके साथ साथ रेखा मौसी को भी बेहोश अवस्था में ही यहाँ पर बूढ़े बाबा लेकर आए थे। वो यहाँ पर इन्हें रोहित के पैलेस में छोड़कर चले गए थे।
अब यहाँ पर उसकी आंखें भी अब धीरे धीरे खुल रही थी। अब वो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलती है तो उसकी आंखें अब काफी उसे भारी भारी लग रही थी। वो भी अपने दिमाग में ही यही जोर दे रही थी कि जब वो रोहित के साथ राजमहल से वापिस इस पैलेस में लौट रही थी तो उसके बाद क्या हुआ था उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी हालत उसे बस यहाँ तक का याद था कि वो लास्ट टाइम जब बेहोश होने से पहले वो बस रोहित के साथ राजमहल से वापस लौट रही थी। उसके बाद की सारी ही बातें वो अब तक भूल चुकी थी और अब वो यही सोचती है कि मेरे सिर पर ये चोट कैसी लगी, किसने लगाई है मुझे ये चोट, और आखिर उस समय हुआ क्या था और मेरा बैंडेज किसने किया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कल हुआ क्या था। रेखा मौसी जब नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी तो उसे पता चलता है कि उसके पैर में अब एक बैंडेज लगा हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। रेखा मौसी का जो यहाँ पर अपने कमरे में ये हाल था जो कि वो उसे कुछ भी याद नहीं था, वही हाल अब यहाँ पर अपने रूम में बेड पर पड़े हुए चिराग और अब्दुल का भी सेम ही हाल था। उन्हें भी आज यहाँ पर कल के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ और उनके शरीर पर ये जख्मों के निशान कैसे आए थे। राजमहल से निकलने के बाद उनके साथ क्या हुआ था उन्हें कुछ ही क्यों याद नहीं आ रहा था। हालांकि अब्दुल तो अनिका के साथ वहां पर उस बेसमेंट के लिए जाने वाला था, क्योंकि रोहित ने सीधे सीधे ही अनिका को कहा था कि वो अब्दुल को अपने साथ लेकर जाए, लेकिन अनिका इतनी हड़बड़ी में निकल गई थी कि उसने अब्दुल को इस बारे में बताया भी नहीं। इसलिए अब अब्दुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो रोहित और रेखा मौसी के साथ चिराग और अब्दुल दोनों ही निकल गए थे। इसलिए यहाँ पर दोनों का भी अब ऐसा ही हाल था। अपना सिर पकड़कर अब वो सभी यही सोच रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ अब तक अनिका पेरिस के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जो एड्रेस उस शीला मौसी ने उसे दिया था। अपनी गाड़ी को वहाँ पर पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अनिका अब अपने फोन से अब शीला मौसी के नंबर को डायल करती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब शीला मौसी ने हेलो कहा तब अनिका ने उनसे कहा, मौसी मैं हॉस्पिटल में आ गई हूँ, अब आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ आना है, आप मुझे कहाँ मिलेगी। अनिका की बात को सुनकर अब शीला कहती है कि बेटा मैं 3rd फ्लोर पर वार्ड नंबर 309 में तुम्हारा वेट करती हुई मिलूंगी, इसलिए तुम सीधे ही वहां पर आ जाओ। ये सुनते ही अब अनिका अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। अनिका जब हॉस्पिटल के अंदर प्रवेश करती है तब वो देखती है कि वहाँ रिसेप्शन पर 2-3 लड़कियां पहले से ही बैठी हुई थी। इसलिए अब अनिका रिसेप्शन के पास जाकर अब उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है, एक्सक्यूज मी, 3rd फ्लोर पर जाने का रास्ता कहाँ से है और यह 309 रूम नंबर कहाँ है। अनिका के इस सवाल पर अब वो रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आप यहाँ किससे मिलने के लिए आई है, पहले आप यहाँ पर पेशेंट का नाम बताइए। इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कि मैं 309 नंबर रूम में एक पेशेंट है, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही अब रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि पहले आप ये विजिटर्स फॉर्म्स फिल कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल की एक पॉलिसी है। आपको पेशेंट से मिलने के लिए पहले इस फॉर्म को फिल करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से उनसे मिलने के लिए जा सकती हैं। अनिका अब जल्दी से उस रिसेप्शनिस्ट के हाथ से अब उस फॉर्म को लेती है और अब वो उसे जल्दी से पूरी तरह से फिल कर देती है। अब उस फॉर्म को फिल करने के बाद अनिका अब उस रिसेप्शनिस्ट को वो दे देती है, जिसके बदले में वो अनिका को एक विजिटर कार्ड देती है, जिसे लेकर अब अनिका 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर के बाद अनिका जब 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती है तो वहां पर सामने ही शीला मौसी को बेंच पर उदास बैठा हुआ देखती है। अनिका अब जल्दी से उनके पास चली जाती है। उनके कंधे पर अब वो हाथ रख कर अनिका कहती है, क्या हुआ है मासी, सब ठीक तो है ना, आप ऐसे यहाँ पर उदास क्यों बैठी हुई है। अनिका की इस आवाज को सुनकर अब शीला जब अनिका को देखती है तो उसे ऐसे देखकर अब वो एकदम से ही हैरान हो जाती है। शीला मौसी अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि ये इतना नॉर्मल कैसे हो सकती है, क्योंकि जो कल रोहित मारवा यानी कि अनिका के पति के साथ हुआ है वैसी सिचुएशन में तो अनिका नॉर्मल लगनी ही नहीं चाहिए। अनिका का तो खुद इतना बुरा हाल होना चाहिए, तो ये इतना नॉर्मल कैसे है। क्या सच में इसे अभी तक रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। अरे जिसके पति की हाल ही में मौत हुई है, इसकी जगह कोई और होती ना तो अब तक तो सदमे में ही मर चुकी होती, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसके सच में पति की मौत भी हुई है या नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं पूरी तरह से कह सकती हूँ कि कल इसके पति की मौत हो चुकी है। अब मैं ये कैसे कंफर्म करूँ कि इसे इसके बारे में पता भी है या नहीं।
और ये अब तक ऐसे डिजाइनर कपड़ों में क्यों है? इसे तो एक सफेद साड़ी में होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने तो ये एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ पर सफेद साड़ी में ही लिपट कर आएगी। अपने ही ख्यालों को अब दूर हटाते हुए अब शीला अपनी जगह से खड़ी होती है और अब वो अनिका को गले लगाते हुए जोर जोर से अब रोने लगती है। शीला मौसी को ऐसे देखकर अब अनिका बड़ी ही हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो शीला मौसी उसे ऐसे लिपट कर रो रही है। इसलिए शीला मौसी से अब अनिका कहती है कि मौसी, आप पहले खुद को संभालिए, उसके बाद मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। आपको मेरी कौन सी हेल्प चाहिए है? अगर आप मुझे बताएगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है और मैं आपकी हेल्प कर भी सकती हूँ या नहीं। अनिका की इस बात को सुनकर अब शीला अनिका से अलग होते हुए कहती है, तुम अंदर चलो और खुद ही देख लो, क्योंकि मैं तुम्हें शब्दों में ये सब नहीं कह पाऊंगी। ये कहते हुए ही अब शीला मौसी अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ही उस 309 नंबर वार्ड में के अंदर लेकर जाने लगती है। अंदर आने के बाद अनिका ने देखा कि वहां पर एक 20 से 22 साल का एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था। वहां जाने के बाद अब अनिका उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगती है, क्योंकि अनिका खुद एक अच्छी काबिल डॉक्टर थी, इसलिए वो पहले उसे खुद ही एग्जामिन करती है बिना शीला मौसी से कुछ भी जाने, और वहां पर रखी हुई उसकी रिपोर्ट्स को पढ़ने लगती है। अनिका को ऐसे देखकर तो अब शीला कहती है, बेटा क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? क्योंकि जिस तरह से तुम इस रिपोर्ट्स को पढ़ रही हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी याददाश्त वापिस आ चुकी है। मेरा मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त तो चली गई थी ना। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी याददाश्त आ गई हो। शीला के इस सवाल का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, मौसी मैंने मेडिकल की पढ़ाई दोबारा से की है, जिसमें मिस्टर मारवा ने मेरी सच में बहुत ही मदद की है और वो अभी भी करते हैं। आपको तो पता ही है ना कि हमारा खुद का एक हॉस्पिटल है, लाइफ केयर। मैंने तो अब तक वहाँ का एग्जाम भी क्लियर नहीं किया है, इसलिए मैं पहले वहाँ पर मैं वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अब तक मैंने उसका एग्जाम क्लियर नहीं किया, इसलिए मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। आपको तो पता ही है ना कि मिस्टर मारवा के हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर्स की टीम होती है। अगर मेरी याददाश्त नहीं जाती तो शायद आज मैं भी एक टीम मैं भी वहाँ पर एक टीम को अभी हेड कर रही होती। अनिका की ये बात सुनकर तो अब शीला को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो इस जरिए से उससे ये कंफर्म कर लेगी कि अनिका की याददाश्त सच में वापस आई भी है या नहीं। वो अपने मन में ही यही सोच रही थी कि जो दूसरों की दिमाग को ठीक करती थी आज वो अपने ही दिमाग को ठीक करने के लायक नहीं बची है। आखिर अब वो इससे कैसे अपना काम निकलवाएगी। अनिका अब शीला से कहती है कि मौसी क्या हुआ है इन्हें, और ये कौन है जिसके लिए आप इतनी बेचैन हैं। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब शीला मौसी कहती है कि तुम तो जानती ही हो ना कि स्वाति के दिल्ली छोड़कर जाने के बाद मेरी शादी में कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। उस पेशेंट के सिर पर हाथ रखते हुए ही अब शीला कहती है कि ये मेरा बेटा है अनिका, और मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ये कितनी मुश्किलों से मुझे मिला है। अब जब ये मिला है तो मुझे पता चला है कि इसे पावर ड्रग का डोज दिया गया था। अब तक इसे 15 डोज दे दिए गए हैं। अगर इसे 16वां डोज नहीं दिया गया तो ये मर जाएगा। ये कहते हुए शीला अब अपने घुटनों के बल बैठकर अब अपने दोनों ही हाथों को अनिका के सामने जोड़कर कहती है, अनिका प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। तुम तो मेरी हालत अच्छी तरह से समझ सकती हो ना, क्योंकि तुम भी तो 3 बच्चों की माँ हो। आज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम पर क्या बीती होगी जब तुम्हें अपने 6 साल के बच्चे को ऐसे इस हालत में देखा होगा। तो मेरी मदद कर दो अनिका। शीला मौसी की ये बात सुनकर इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती उसे भूमिका की बात याद आ गई। जब श्वेता और लक्ष्य के एंगेजमेंट के वक्त शीला मौसी ने बच्चों के बारे में पूछा था तो उसे भूमिका ने वहीं पर ही रोक दिया था। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अब अनिका कहती है कि मासी इस बारे में तो मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे बेटे अलेक्जेंडर के साथ क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ नहीं पता है और रोहित मारवा ने भी इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है कि वो कैसे ठीक हुआ था। इसलिए आप ही बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ।
मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में मिस्टर मारवा से ही बात करनी चाहिए शायद, क्योंकि जरूर उन्हें सब कुछ न कुछ जरूर पता होगा कि आखिर मेरा बेटा ठीक कैसे हुआ था। और मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ कि वो आपकी कोई ना कोई जरूर मदद कर ही देंगे। अनिका की ये बात सुनकर तो अब शीला अपने मन ही मन में यही सोचने लगी, कहीं रोहित मारवा को मारकर उसने सच में कोई सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जिस तरह से अनिका कह रही है कि उसको उसके पति से ही ये सब पूछना चाहिए, तो वो भी अपने किए पर पछताने लगती है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं है कि रोहित को ही उसके बारे में सब कुछ पता था और यहाँ पर अनिका की याददाश्त सच में ही वापिस न आई हो और उसने रोहित को मारकर अपने किए कराए पूरे ही काम पर पानी फेर दिया हो। अब खुद को ही संभालते हुए अब शीला मौसी फिर से कहती है, तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना उसने। अरे अनिका याद करो ना बेटा। अपनी मौसी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि इस बारे में तो मैंने मिस्टर मारवा से कभी कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था कि सच में यहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है कि 15वें डोज के बाद कोई 16वीं डोज लगती है। मिस्टर मारवा ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं है, इवन इस बारे में तो मैंने किसी से सुना भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा मौसी, क्योंकि इसमें जब मुझे कि इस बारे में कुछ इसके जीरो भी पता नहीं है, तो अब मैं बताओ आपकी कैसे ही हेल्प कर सकती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब शीला अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी सच में कोई भी गलती, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। ये कहते हुए ही अब शीला अनिका को गले से लगाकर कहती है, बेटा थैंक यू सो मच। मेरे एक बार कहने पर ही तुम यहाँ पर सीधा ही मेरी हेल्प करने के लिए आ गई। शीला के इस गेस्चर पर अब अनिका को शक भी होता है, लेकिन अब अनिका कहती है कि फॉर्मेलिटी की कोई भी जरूरत नहीं है मासी। अनिका की इस बात पर अब शीला फिर से कहती है कि ठीक है अनिका, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो? फिर क्या तुम अपना ब्लड यहाँ पर स्टोर करवा सकती हो क्या? क्योंकि वो क्या है ना कि तुम्हारा और मेरे बेटे का ब्लड ग्रुप सेम ही है। मेरे ख्याल से ब्लड डोनेट करने में तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में मेरे बेटे को हमेशा ही ब्लड की जरूरत पड़ती है और क्योंकि तुम दोनों का ब्लड सेम है, तो क्या तुम उसके लिए थोड़ा सा ब्लड डोनेट कर सकती हो? शीला की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मासी, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप बताइए मुझे कहाँ जाना होगा ब्लड डोनेट करने के लिए? अनिका की ये बात सुनकर अब शीला कहती है कि आओ मेरे साथ आओ, और फिर वो दोनों उस वार्ड से निकल जाती हैं। और कुछ ही देर के बाद एक रूम में जाने के बाद अब शीला एक नर्स से कहती है कि आप इनका ब्लड स्टोर कर लीजिए, जो मेरे बेटे के ट्रीटमेंट के काम आएगा। शीला मौसी की ये बात सुनकर अब वो नर्स भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि शीला मौसी ने अपने प्लान को पूरी तरह से पहले से ही एग्जीक्यूट किया हुआ था अनिका को वहां लेटाने के लिए। इसलिए नर्स अब अनिका को वहां पर लेटने के लिए कहती है। कुछ ही देर के बाद जब अनिका अपना ब्लड डोनेट कर देती है, तो वो अब शीला मौसी से कहती है, अच्छा मौसी, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये सुनते ही तो अब शीला भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि भले ही उसे यहाँ V16 पाउडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, लेकिन शीला अभी अपनी प्लानिंग पर इतना खुश हो रही थी कि उसे एटलीस्ट यहाँ पर अनिका का ब्लड सैंपल तो मिल ही गया था, जिससे वो अच्छी तरह से पता कर सकती थी अनिका के ब्लड से। इसलिए अब शीला भी अनिका की बात पर हाँ में अपना सिर हिला देती है, और अब वो अनिका से कहती है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ये सुनते ही तो अब अनिका कहती है, मासी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, और हाँ अपना ख्याल रखना। आप इस बात का जवाब देते हुए अब शीला कहती है, तुम भी बेटा अपना ख्याल रखना, सच में तुम अपनों के काम कितनी आई हो। अब अनिका वहां से जल्दी से ही जाने लगती है। कुछ ही देर में हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद अब अनिका अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। अनिका अब अपने मन में ही सोचती है कि अच्छा हुआ कि नाना जी ने मुझे वो डोज दे दी थी, उसी की वजह से ही अब मेरा ब्लड नॉर्मल लोगों की तरह ही हो गया है। अब मैं आराम से अपने ब्लड को डोनेट कर सकती हूँ, क्योंकि इससे चाहे दुश्मन हो या कोई भी इंसान हो, मेरे ब्लड में से कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। ये सोचते हुए ही अब अनिका यहाँ पर किंग का बड़ा ही शुक्रगुजार करती है, और ये सोचकर ही अब अनिका अपनी गाड़ी को कॉलेज की तरफ घुमाने लगती है, क्योंकि एक तरफ शीला अपने प्लानिंग पर बड़ा ही इतरा रही थी कि उसके हाथों में अब अनिका का ब्लड लग चुका था, जिससे वो उसके सैंपल से पता कर सकती थी कि आखिर अनिका के ब्लड में स्वाति ने क्या इंजेक्ट किया हुआ है और क्या नहीं। और दूसरी तरफ अनिका को ये ब्लड डोनेट करने में कोई भी प्रॉब्लम इसीलिए नहीं थी, क्योंकि अनिका को किंग के ऊपर पूरा भरोसा था कि किंग ने उसके लिए वो ड्रग
ड्रग तैयार करके उसे इंजेक्ट करवा दिया था, जिससे उसका ब्लड अब नॉर्मल लोगों की तरह हो गया था। तो वहीं अभी हॉस्पिटल में शीला अब उस नर्स से कहती है कि मुझे इस ब्लड का सैंपल दे दो और बाकी का सब तुम स्टोर करके रख लो। शीला की ये बात सुनकर अब वो नर्स अनिका के ब्लड सैंपल को शीला को दे देती है, जिसे लेकर अब शीला जल्दी से अब उस हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि शीला ने ऑलमोस्ट अपने प्लान के अनुसार अपना काम कर दिया था। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद शीला अब अपनी गाड़ी को राजीव गुलेरिया के पैलेस के लिए निकाल लेती है। कुछ ही देर की ड्राइविंग के बाद अब शीला यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में पहुँच जाती है। राजीव गुलेरिया के पैलेस में पहुंचने के बाद अब शीला अपनी गाड़ी को वहां पर पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद अब शीला वहां पर राजीव के पैलेस के अंदर जाती है और अब वो दमयंती के नाम को पुकारने लगती है। जैसे ही शीला यहाँ पर उसमें राजीव के पैलेस में इंटर हुई तो वो जोर जोर से चिल्लाती है, दमयंती दमयंती कहाँ हो तुम। अपने नाम को सुनकर अब दमयंती अपने रूम से बाहर आकर कहती है कि तुम शांत क्यों नहीं रह सकती हो यार, तुम सच में कितना चिल्लाती रहती हो। क्या तुम्हारा किसी भी टाइम को मुंह नहीं दुखता है क्या? ऐसा क्या करके आई हो जो तुमने इतना हल्ला मचा रखा है? दमयंती की ये बात सुनकर अब अपने पास रखा हुआ फ्लावर वास को उठाकर अब शीला अब दमयंती की तरफ फेंक देती है, क्योंकि वो तो यहाँ पर दमयंती को कुछ बताने वाली थी, लेकिन दमयंती को अपने ऊपर इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर अब शीला को गुस्सा आता है और अब वो एक फ्लावर वास उसके ऊपर फेंक कर मारती है। दमयंती भी अब शीला के इस रिएक्शन को अच्छी तरह से जानती थी। जैसे ही उसने देखा कि अब वो उसका हाथ फ्लावर वास की तरफ जा रहा है तो अब दमयंती भी जल्दी से नीचे झुक जाती है और अब वो शीला से कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना, मुझे क्यों मार रही हो? कई बार तो मुझे शक होता है कि सच में तुम एक पागल ही पैदा हो रखी हो। पता नहीं तुम क्या करती हो, क्या कहती हो, अपने आप को तुम समझती क्या हो? दमयंती देवी की ये बात सुनकर अब शीला कहती है, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरे तुझे किसने कहा था तुझे उस अनिका गुलेरिया को मारने के लिए? तुम्हारी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। अब वो मेरे किसी भी काम की नहीं, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि मैं अभी अभी अनिका गुलेरिया से ही मिलकर आ रही हूँ। उसकी कोई भी याददाश्त वापस नहीं आई है। अगर तुम उसे मारने की कोशिश नहीं करती तो आज उसकी याददाश्त उसे याद होती, उसे पिछली बातों का सब कुछ याद होता और आज वो मेरे किसी काम आ सकती। मैंने तो उस रोहित को भी अब मार दिया है, क्योंकि मैंने एक और गलती कर दी कि उस रोहित को तेरी बातों में आकर मैंने उसे मरवा दिया। काश अगर वो आज जिंदा होता तो वो ही हमारी हेल्प कर सकता। समझ नहीं आता है कि अब मुझे ये V60 पावर ड्रग का राज कैसे पता चलेगा। शीला की ये बात सुनकर अब दमयंती कहती है कि पहले तुम एक बार शांत हो जाओ, मेरा ऐसा कोई भी करने का मकसद नहीं था। मैं उसे सच में मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ही थी कि वो मेरे किले से भाग निकली थी तो उसे रोकने के लिए कि मैंने ये सब किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे उस सब किए से उसकी याददाश्त चली जाएगी, क्योंकि मुझे भी तो ये ड्रग उतना ही चाहिए था जितना तुम्हें चाहिए है। दमयंती देवी की ये बात सुनकर अब शीला उसे एक जिपलॉक प्लास्टिक बैग दिखाते हुए कहती है कि ये ब्लड सैंपल है, तुम इसे अच्छे से चेक कर लो और इसकी रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द ला कर दो। जैसा मैंने सोचा है, अगर वैसा ही हुआ ना तो समझ जाओ कि हम अपने मकसद के बहुत ही करीब हैं। चलो कोई बात नहीं, पीछे जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे शक है कि अनिका के ब्लड सैंपल में जरूर स्वाति ने कुछ ना कुछ तो छेड़खानी की हुई है। तभी तो वो अनिका हर चीज में इतनी परफेक्ट है। इसलिए मैं अब अनिका का ये ब्लड सैंपल लेके आई हुई हूँ। तुम्हें बस जल्द से जल्द अभी से एग्जामिन करना है और इसकी रिपोर्ट निकाल कर मुझे देनी है कि आखिर इस अनिका के ब्लड में ऐसा कुछ खास क्या है कि जिसकी वजह से ये हर फील्ड में टॉप है। शीला के हाथ से अब उस बैग को लेकर अब दमयंती कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मुझे इसको एग्जामिन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फिर पता लगा लूंगी इस ब्लड में आखिर क्या है। ये कहते हुए ही अब दमयंती भी राजीव के पैलेस में बने हुए एक रिसर्च लैब की तरफ चली जाती है, क्योंकि राजीव गुलेरिया खुद एक साइंस का इतना अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए राजीव गुलेरिया ने भी अपने पैलेस में यहाँ पर एक लैब को बनवाया हुआ था। दमयंती उस लैब में जाती है तो यहाँ पर शीला अब अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ अनिका भी अब तक उस कॉलेज के लिए पहुंच गई थी। अपने बैग से अब वो आर्या मूर्ति का मास्क निकालकर अब उसे पहन लेती है और अब उस वॉइस चेंजर डिवाइस को भी अच्छी तरह से फिक्स कर लेती है। जब वो रियल व्यू मिरर में खुद को देखने के बाद अब वो गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा लेती है, क्योंकि अब अनिका पहले पूरी तरह से कंफर्म कर लेना चाहती थी कि उसका मास्क अच्छे से लगा है या नहीं। अब अनिका उस मास्क को पहनने के बाद पूरी तरह से आर्या मूर्ति की तरह तैयार हो चुकी थी।